हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए थे और आज हम अपने कुछ और बचे हुए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो के अलावा हमारे कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ इस तरह से हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सपेंस। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय एनी फर्म। ये कॉस्ट है जो कि कोई फर्म इनकर कर रही है, किसके लिए? टू एक्वायर रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्वायर करने के लिए मींस रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर कर रही है वो फर्म, वो एक्सपेंस कहलाएगा उसका। इट मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये कुछ इस तरह से हो सकती है। देखिए, फर्स्ट नंबर है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट की फॉर्म में हो सकती है, जो कि किसके लिए है? सैलरीज, रेंट या वेजेस के लिए की गई है, और भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स जो सेल कर रहे हैं हम, उनकी कॉस्ट, इसमें जो भी चीजें आएंगी वो हम आगे समझेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? पेमेंट फॉर राइटिंग ऑफ द एसेट्स। एसेट्स की क्या है, टाइम के साथ उसमें जो है चेंजेस आते हैं, वो नॉर्मल टीयर एंड वियर होगा, उसके लिए जो भी चार्ज लगाएगी फर्म, उसको लगाना होता है, तो वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये भी हम आगे और समझेंगे। देखिए, पेमेंट के बेसिस पर एक्सपेंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑलरेडी पे कर दिया गया है। द एक्सपेंस विच हैज बीन पेड इन एडवांस। विच हैव बीन पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पे कर दिए गए हैं। लेकिन क्या है, उनका बेनिफिट हमें अभी तक नहीं मिला है, मतलब हमने बेनिफिट नहीं दिया है, बट एडवांस में हमने उनको पे कर दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल है, 2022 का रेंट है। द रेंट फॉर द ईयर 2022 हैज बीन पेड इन एडवांस। 2022 का जो रेंट है, हमने ऑलरेडी 2021 में पे कर दिया, तो ये हमारा हो गया जो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मतलब कि पहले से ही। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच हैव टू बी पेड, जो कि पे करने चाहिए थे, बट हमने अब तक पे नहीं किए हैं। एंड for which the benefit has been incurred but are not yet paid। वो एक्सपेंसेस जो कि हमें पे करने थे और उनका हमें बेनिफिट भी ले लिया है हमने, बट पे नहीं किए हैं। क्या है? विच द एक्सपेंस हैव बीन इनकर्ड। एक्सपेंस जिनका हम सॉरी बेनिफिट हमने ले लिया है लेकिन अब तक हमने पे नहीं किए हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी तक हमारे कतार में खड़े हुए हैं, हम ये बोल सकते हैं, अभी तक हमें पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द रेंट फॉर द ईयर 2022 का रेंट था, वो हमने अभी तक पे नहीं किया है, जो कि हमें 2022 में ही पे कर देना चाहिए था। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज लॉस। हमें ये पता है कि लॉस क्या होता है? जो भी हमारा नुकसान है। एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चों का ज्यादा होना, किससे? रेवेन्यू से ज्यादा होना। जितनी हमने कमाई नहीं की है उससे ज्यादा हमारा खर्चा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लॉस। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या है, हमारे खर्चे तो ज्यादा हैं और हमारा रेवेन्यू कम है। इट डिक्रीजेस कैपिटल। इससे क्या होती है? हमारी कैपिटल कम हो जाती है। इट इज अ ब्रॉड टर्म। ये ब्रॉड टर्म है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो है नॉर्मल लॉस, जो रेवेन्यू से मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से जो लॉस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो भी इसमें काउंट होगा। और जो देखिए हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, जो कि चोरी से हुआ है या कुछ हमारे गुड्स जल गई हैं उससे हुआ है, वो भी आ जाता है। एंड ऑल्सो द लॉस इनकर फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्टिविटीज नहीं है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो फर्म की जो ऑपरेटिंग जो मेन बिजनेस है उसके अलावा जो एक्टिविटीज से जो लॉस हो रहा है, वो भी इसमें आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज परचेज, मतलब खरीद। दिस टर्म इज यूज फॉर एन अकाउंट। ये एक अकाउंट है इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड दोज आइटम विच आर टू बी रीसोल्ड। इसमें क्या है, वो सब चीजें आ जाएंगी, वो सब चीजें आएंगी जो हमने खरीदी हैं बिजनेस के पर्पज से दोबारा बेचने के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ परचेजेस, सारे परचेज ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे। रॉ मटेरियल एंड दोज आइटम, रॉ मटेरियल के भी और उन आइटम्स के जो हमें दोबारा बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शू मेकिंग कंपनी, अगर एक शू मेकिंग कंपनी है जो परचेज कर रही है, क्या लेदर परचेज कर रही है शू बनाने के लिए, फॉर रीसेल पर्पस के लिए, एंड देन दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट। और ये ट्रांजेक्शन क्या है? परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। द परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। और जो इस तरह का जो परचेज होगी, जो क्रेडिट पर हुई है, उधार पर हुई है, वो क्रेडिट परचेज कहलाएगी, और जो कैश पर हुई है वो कैश परचेज कहलाएगी। तो ये हमारे हैं परचेज।
द फोर्थ पॉइंट है परचेज इज रिटर्न। नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न मतलब वापस की गई है। दे में अराइज ड्यू टू सम रीजंस। तो परचेज इज रिटर्न क्या है कि जो चीजें खरीदी हुई हम वापस कर रहे हैं, तो ये किस वजह से होंगी, देखिए दे में अराइज ड्यू टू सम रीजन। कुछ रीजंस हो सकते हैं इनकी पीछे, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स। कुछ गुड्स जो हैं हमारी वो डिफेक्टिव निकल गई हैं इस वजह से। व्हेन द सेल, ये एक एग्जांपल है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो सेलर है उसकी वो चीजें बहुत ही ज्यादा आ गई हैं, बिकी नहीं है, तो वो तब भी रिटर्न कर सकते हैं उसे। व्हेन द सेलर में नीड टू रिटर्न द गुड्स परचेज्ड अर्लियर। जब सेलर को ये नीड लगे कि वो जो है परचेज उन्होंने जो चीजें पहले की थी तो वो उन्हें अब वापस करना चाह रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न में आएंगी, इनका अलग अकाउंट बनेगा। सो द रिटर्न आर कॉल्ड परचेज रिटर्न, इन्हें परचेज रिटर्न बोलेंगे। और एंड ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन बाहर जा रही है, वापस जा रही है, तो इन्हें परचेज रिटर्न भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। तो जो भी चीजें हमने खरीदी थी वो अलग अकाउंट बनेगा, और जो हम खरीद कर वापस कर रहे हैं वो उसका अलग अकाउंट बनता है परचेज रिटर्न का। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स। तो सेल्स तो हम नाम से इतना तो जानते ही हैं, इट इज द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शंस विच आर डन फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये वो सारे, इसमें इस अकाउंट में वो सब चीजें आ जाएंगी जो कि हम सेल कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें आएंगी जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, वो बेच रहा है, तो वो जो भी चीजें बेच रहा है वो सब सेल अकाउंट में आएंगी। ठीक है, लेकिन वही चीजें जिसमें बिजनेस डील, जिसका जो बिजनेस का मेन ऑक्यूपेशन है वही चीजें आएंगी। उसके अलावा अगर घर का अपना कबाड़ा बेच रहे हैं तो वो सब सेल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो सेल्स में सिर्फ वो चीजें आती हैं जिसमें बिजनेस, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दिस इंक्लूड बोथ द क्रेडिट एज वेल द कैश कैश सेल्स। इसमें क्रेडिट और कैश दोनों सेल्स आ जाती हैं। सेल्स डन ऑन द कैश बेसिस इज नोन एज कैश सेल्स। जो सेल्स कैश बेसिस पर हुई है वो कैश सेल्स की जाएगी, मतलब कहलाएगी, मतलब कि इसके बदले में डायरेक्ट पैसा आया है, कैश आ रहा है, तो वो कैश सेल्स कहलाएगी। और जिसके बदले में जो उधार पर की गई है, क्रेडिट बेसिस पर की गई है, वो क्रेडिट सेल्स कहलाएंगी। ओके, तो ये हमारा सेल्स अकाउंट है। नाउ द सिक्स पॉइंट इज सेल्स रिटर्न। तो देखिए ये भी परचेजेस रिटर्न की तरह है, मींस कि मतलब जैसे रिटर्न हो रहा था, ये भी इसी तरह से सेल्स का अपोजिट है, इसमें भी रिटर्न होंगी। समटाइम द गुड्स सोल्ड बाय द फर्म में भी रिटर्न बाय कस्टमर। क्या होता है कभी कभी कि जो चीजें जो है सेल की गई है फर्म द्वारा, तो वो कस्टमर रिटर्न कर सकता है। कस्टमर भी हो सकता है और वो डीलर भी, जैसे कि कोई होलसेल फर्म है तो उसको जो रिटेलर है वो चीजें वापस कर सकते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, और दिस इज नोन एज सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं इसे, जैसे उसको परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू, सेवन पॉइंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स जो बिजनेस है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फर्म की, तो उससे द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू आ रहा है किससे, जो उन ट्रांजेक्शन से विच आर ऑफ ऑपरेटिंग नेचर। जो ऑपरेटिंग नेचर है फर्म का, उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर बाय फर्म डीलिंग इन फर्नीचर। रेवेन्यू किससे आया, फर्नीचर बेचने से। किसके द्वारा, एक फर्म है जो कि डील कर रही है फर्नीचर में डील कर रही है, उस फर्म से जो भी पैसा आया है, रेवेन्यू आया है, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई फर्म रेवेन्यू जो सॉरी कोई भी फर्म है जो फर्नीचर में डील कर रही है, लेकिन अगर वो शू बेचती है, या फिर शू बेचने पर जो पैसा आया उसके घर में पड़े थे, ठीक है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ द एट पॉइंट इज गुड्स। दीज आर फिजिकल आइटम्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के वो फिजिकल आइटम्स हैं इन विच द फर्म इज डीलिंग, जिसमें भी फर्म डील कर रही है। तो फर्म जिसमें डील कर रही है, जो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो गुड्स कहलाएगी। लाइक कोई
फर्नीचर मेकिंग का फर्म है तो उसके लिए फर्नीचर उसकी गुड्स हैं, कोई शू मेकिंग या शू एक्सचेंज फर्म है तो उसके लिए शूज की गुड्स हैं। तो जो भी फर्म जिसमें डील कर रही होगी वही उसकी गुड्स हैं, अदरवाइज और कोई चीजें उसकी गुड्स नहीं होंगी। शूज अगर किसी फर्म ने, फर्नीचर मेकिंग फर्म ने बेच दिए हैं तो वो उसकी शूज उसके गुड्स कभी नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर उसके गुड्स होंगे। फर्म परचेज द गुड्स टू रीसेल, वो परचेज ही करती है रीसेल के पर्पज से परचेज करेंगे ताकि उसको रीसेल करें, उस पे हमें प्रॉफिट कमाना है, यही उनका मोटिव होता है। द परचेज और सेल ऑफ सच टाइप ऑफ आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स और परचेज अकाउंट। जो भी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस फर्म, तो उस उन चीजों को क्या है, सेल्स को सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और परचेज को परचेज अकाउंट में। एक एग्जांपल है फॉर द डीलर ऑफ द स्टेशनरी, स्टेशनरी के डीलर के लिए क्या है, स्टेशनरी विल बी गुड्स फॉर हिम, स्टेशनरी गुड्स होगी किसके लिए, उस फर्म के लिए। स्टेशनरी डीलर के लिए स्टेशनरी उसकी गुड्स होगी। नाउ द 9th पॉइंट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इट इज द टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट होती है, मींस इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफ अ फर्म, एक फर्म की, हेल्ड बाय एनी फर्म एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई भी फर्म एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस उसके पास जो भी टेंजिबल जो स्टॉक है तो वो वही कहलाएगा हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक, मतलब जो भी उसके पास गुड्स हैं। अब और अच्छे से समझ लेते हैं। दीज में इंक्लूड फिनिश्ड गुड्स। देखिए अब स्टॉक में क्या क्या आ जाता है, फिनिश्ड गुड्स विच आर टू बी रीसोल्ड, रीसोल्ड उन्हें रीसेल करना है, एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। अब देखिए फिनिश्ड तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अब उनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है, अब वो पूरा बनकर तैयार है। सेमी फिनिश्ड मीन्स पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड, आधे मैन्युफैक्चर हुए हैं, अभी उन्हें फर्दर मैन्युफैक्चरिंग उनकी बाकी है। गुड्स और रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल मतलब अभी कच्चा माल है, इस पर जो है अभी हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। विच आर टू बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अभी इनका फर्दर प्रोडक्शन और होना है। तो अब देखिए स्टॉक का आपने समझ लिया, ये वो टेंजिबल एसेट हैं जिसमें क्या इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर रॉ मटेरियल जिनको अभी हमें फर्दर प्रोडक्शन करना है। अब इनका देखिए जो स्टॉक है उसको हम फॉलोइंग कैटेगरीज हैं इसकी। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमारे अकाउंटिंग पीरियड की स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक है, द स्टॉक हेल्ड बाय एनी फर्म एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो भी हमारा स्टॉक होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। और ये कौन सा स्टॉक होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अब हमारा ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, देखिए अब सेकंड है हमारा, एक तो ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, तो नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि क्लोजिंग मतलब कि जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो हमारे पास स्टॉक है, द स्टॉक हेल्ड बाय एनी फर्म एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो है होगा हमारा स्टॉक वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये हमारा था स्टॉक या फिर इन्वेंट्री जिसमें हमारे टू टाइप्स थे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो 10th पॉइंट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, इट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दोज कस्टमर whom the goods or services are sold, amount to be received, okay, फ्रॉम दोज कस्टमर, उन कस्टमर से अमाउंट टू बी रिसीव मतलब रिसीव होना है, हुआ नहीं है बट होना है, उन कस्टमर से टू होम, जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, सर्विसेज अवेल की हैं, उन कस्टमर से अभी हमारा जो पैसा आना बाकी है, जिनको हमें गुड्स या सर्विस दी थी, तो वो क्या कहलाता है, वो अमाउंट हमारा ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होगा। इट इंक्लूड डेटर एज वेल एज, ये इसमें हमारे डेटर्स आ जाते हैं और हमारे बिल्स रिसीवेबल्स, दोनों चीजें आ जाती हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं और डेटर्स भी। अब देखिए डेटर क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल एक बार हम समझ लेते हैं। द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, वो पर्सन जिसको कि हमने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर बेचे हैं, एंड द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड,
और जिनसे हमें अमाउंट रिसीव होना है वो क्या कहलाएंगे, हमारे डेटर्स। वो इंसान जिसको कि हमने गुड्स बेचा है, या फिर वो फर्म भी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर ना होके कोई फर्म भी हो सकती है, जिनको हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर, ठीक है, और उनसे हमारा अमाउंट रिसीव होना है, वो हमारे डेटर कहलाएंगे। अब बिल्स रिसीवेबल कौन होते हैं, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स सेल की हैं हमने क्रेडिट पर, एंड द डेटर्स एक्सेप्ट अ बिल, और डेटर हमारा बिल एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। तो ये हमारा अमाउंट क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। क्या हुआ कि जिस किसी बंदे को हमने गुड्स बेच दिए, तो अब वो हमारा डेटर बन गया। अब वो अगर हम उसके ऊपर उसके नाम का बिल ड्रॉ करना चाहें और वो बिल एक्सेप्ट कर ले, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे पास ये प्रूफ हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड पेएबल। काइंड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है, बट ये नाम से थोड़ा पता चल रहा है, बस ये कि उसमें हमें रिसीव होना था, इसमें हमें देना है। व्हेन द गुड्स आर परचेज, उसमें हमने गुड्स सेल की थी, इसमें हमने गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब हमने गुड्स परचेज की हैं किस पे, क्रेडिट पर, फ्रॉम एनी क्रेडिटर, किसी भी क्रेडिटर से, देन द पर्सन इज नोन एज ट्रेड पेएबल, तो वो पर्सन हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड पेएबल कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति से हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर, तो वो क्या है, क्रेडिटर है हमारा, और उस पर्सन को क्या कहते हैं हम, किसी तो हमारा वो हो गया ट्रेड पेएबल। इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो अब देखिए, क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे कि हमने गुड्स रिसीव की हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर रिसीव की हैं, इज नोन एज क्रेडिटर, वो क्रेडिटर कहलाएगा। एंड बिल्स पेएबल क्या हो गया, ये वो इंसान हो गया। अब देखिए, बिल्स पेएबल जैसे कि बिल्स रिसीवेबल था, उस तरह से ही गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर ही की हैं, और उस इंसान ने हमारे नाम का बिल तैयार कर दिया है, तो क्या हो गया, ये हो गए बिल्स पेएबल। अब मतलब उसने हमारे लिए ड्रॉ किया है, अब हमारे पास भी बिल है और उसके पास भी बिल है कि हमें उसके पैसा देना है, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये बिल्स पेएबल हो गया। तो 12th पॉइंट है कॉस्ट, इट इज द एक्सपेंस इनकर्ड, जो भी खर्चा किया है ऑन द प्रोडक्शन और एक्विजिशन और प्रोडक्ट आर्टिकल और एनी एक्टिविटी, जो भी हमने खर्चा किया है किस पर, प्रोडक्शन पर या फिर एक्विजिशन पर, किसके एक्विजिशन पर, प्रोडक्ट के, किसी आर्टिकल के, या फिर किसी एक्टिविटी के, तो ये जो भी खर्चा किया है ये हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर। वाउचर्स आर द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं उसके लिए जो हमारे पास प्रूफ है, वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, कैश मीमो की फॉर्म में हो सकते हैं, और इनवॉइस की फॉर्म में हो सकते हैं, बिल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, रिसिप्ट्स की फॉर्म में, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, वाउचर कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंट, इज इट इज अ रिडक्शन ऑफर्ड, ये जो रिडक्शन ऑफर कर रहे हैं हम किसके लिए, व्हाइल सेंडिंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स, सॉरी, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो उसके लिए हम जो भी डिस्काउंट या सॉरी हम जो भी रिडक्शन दे रहे हैं, जो भी ऑफर दे रहे हैं, कि जैसे एग्जांपल कि ये आपने देखा होगा, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जो भी साइट्स हैं बहुत ग्रेट डिस्काउंट्स दे रहे हैं, कि जो भी हमारा गुड्स है, इवन मतलब 50% से ज्यादा का भी, 85% से ज्यादा का भी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो ये जो भी हमें रिडक्शन मिल रहा है उस पर वो डिस्काउंट कहलाएगा। आप देखिए, डिस्काउंट भी दो तरह का होता है बिजनेस की टर्म्स में, एक होता है कैश डिस्काउंट, और जो कि क्या है, द टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड फॉर द टाइमली पेमेंट, एक वो टाइप ऑफ डिस्काउंट है जो कि टाइमली पेमेंट पर, मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बिजनेसमैन है, उसने क्या एक होलसेलर है, उसने कहा कि अगर तुम इतनी डेट से पहले तुम ये पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें जो है 50% का, 50 तो नहीं, बट एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या 2% का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये टाइम कंसिडरेशन में होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रेड डिस्काउंट, ये इसके लिए क्या कंसिडरेशन होता है, क्वांटिटी का होता है, उसमें टाइम का था, इसमें क्वांटिटी का था, कि अगर आप 50 क्विंटल जो है गेहूं खरीदोगे तो तुम्हें 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, देखिए कैश डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो हमारा सेल्स होगा वो नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी,
कि डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो भी सेल्स है उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे विदाउट स्पेसिफाइंग ट्रेड डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे कोई पूछे डिफरेंस क्या है कैश डिस्काउंट में, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि ये एक टाइम कंसिडरेशन में होता है, ट्रेड डिस्काउंट में हम कंसीडर करते हैं क्वांटिटी को। एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि ये इसमें हम नेट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, टाइम ट्रेड डिस्काउंट कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेब्ट्स। देखिए बैड डेब्ट्स मींस जो डेब्ट्स हमारे बैड हो गए हैं, अब वो दीज आर नो मोर रिकवरेबल। दैट पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का वो पार्ट जो कि अब रिकवरेबल नहीं है, विच इज नाउ इररिकवरेबल। अब ये रिकवर नहीं किया जा सकता। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि वो जो सेलर है ही इज नो मोर इंटेंडिंग टू पे योर डेब्ट्स, कि अब वो चाह ही नहीं रहा है कि तुम्हारे पैसे दे, वो कहीं भाग गया है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब वो इस कंडीशन में ही नहीं है, उसका बिजनेस बिल्कुल बेकार हो चुका है, अब वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि आपका पैसा देने लायक हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 16 बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट इट इज द फाइनल अकाउंट, ये एक फाइनल अकाउंट, दिस इज द टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनल अकाउंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को एट अ पर्टिकुलर डेट। ये ईयर के एंड में बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डेट पर शो करेगी। जैसे कि एज ऑन, हमेशा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एज ऑन 31 मार्च, तो उस डेट पर फर्म की क्या पोजीशन है उसको शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन एसेट इन द बुक्स। एसेट की वैल्यू जो बुक में है फर्म की, वो कहलाएगी बुक वैल्यू। जैसे प्लांट की वैल्यू जो है 10 लाख है फर्म की बुक्स में, भले ही वो मार्केट में कुछ भी हो, 12 लाख हो या 8 लाख हो, लेकिन बुक वैल्यू उसकी 10 लाख ही है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। अब आगे और पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। Now the point number 18 is cost of goods sold. It is the total cost incurred on the goods. It is the total cost incurred on the goods up to the production process. देखिए ये total cost है जो कि incur की गई है goods के production की पर, जहाँ की production end हो रहा है वहां तक जो भी cost लगाई है goods पर वो cost of goods sold कहलाएगी। Point number 19 is depreciation. It is the charge on asset. ये क्या है, एसेट पर चार्ज है, किस वजह से होगा वो चार्ज, क्यों लगाया जा रहा है, ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास होने की मतलब टाइम के साथ साथ जो उसमें नॉर्मल टीयर एंड वियर होगा उस वजह से, या फिर ऑब्सोलेसेंस मींस टेक्निकल डिफरेंसेस की वजह से, टेक्निकल डेफिशिएंसीज की वजह से, जो हम टेक्नोलॉजी पहले यूज कर रहे थे वो अब नहीं यूज कर रहे हैं, इस वजह से भी उस पर चार्ज लग सकता है। एक्सीडेंट, जो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ या कुछ भी ऐसी कुछ चीज हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस वजह से उस पर जो भी चार्ज लगाया जाएगा तो उसके लिए बिजनेस जो है उसके लिए प्रोवाइड करती है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और ऐसे और भी कुछ ऐसे इंस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा हो। पॉइंट नंबर 20 इज इंसॉल्वेंट मींस, इसका हिंदी मीनिंग है दिवालिया। द पर्सन और एंटरप्राइजेस, कोई पर्सन या कोई भी एंटरप्राइजेस या कोई फर्म हो सकती है हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, वो अब एबल नहीं है क्या करने के, डेब्ट पे करने के लिए, उनका जो भी कर्जा है वो चुकाने के लिए एबल नहीं है, अनेबल है, तो वो क्या कहलाएंगे, इंसॉल्वेंट मींस दिवालिया कहलाएंगे। तो पॉइंट नंबर 21 इज रिबेट, द रिडक्शन इन द प्राइसेस, प्राइसेस में जो रिडक्शन दिया जा रहा है आर अलाउड ड्यू टू सम रीजंस, ये दिए जा रहे हैं किस वजह से, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारण हो सकते हैं उनके, जैसे कि डिफेक्ट इन द गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स हैं या उनकी क्वालिटी बेकार है, ऐसे और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये रीजंस जो हैं कुछ इसी तरह से होंगे और इस वजह से जो भी रिडक्शन दिया जाएगा वो डिस्काउंट नहीं रिबेट कहलाएगा। पॉइंट नंबर 22 इज प्रोपराइटर,
22 पॉइंट है प्रोपराइटर मीन्स द पर्सन हु ओज द बिजनेस, एक पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या जिसका बिजनेस है और वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड बियर ऑल द रिस्क। तो वो देखिए इन्वेस्टमेंट करेगा किस मोटिव से, कि उसको प्रॉफिट कमाना है। जब प्रॉफिट कमाना है तो उसको सारा रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, प्रोपराइटर कहलाएगा। Point number 23 is, that is our last point, financial statement. These are accounts prepared by any firm. ये क्या है, accounts है। financial statements क्या होते हैं, accounts होते हैं जो एक firm तैयार कर रही है, किस लिए, टू ascertain the financial position, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, किसकी, उसकी खुद की फर्म की, जो भी फर्म तैयार कर रही है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो अकाउंट्स तैयार कर रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। देखिए उनमें क्या क्या आ जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएंगे और बैलेंस शीट आ जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, तो वो एक में ही कंबाइन कर कर बना लिए जाते हैं, समटाइम्स अलग भी बना लिए जाते हैं, और बैलेंस शीट होती है। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं एंड दीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 बचे हुए टॉपिक जो कि हैं इनकम, गेन एंड प्रॉफिट। इनको डिस्कस करेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।